हेलो दोस्तों, सफलता स्टडी आईक्यू में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि जो जीएस के अंदर जितने भी सेगमेंट आते हैं वो सभी हम कंप्लीट करने वाले हैं इस चैनल के माध्यम से। तो पॉलिटी की सीरीज़ हमने चलाई हुई है और उसी के लिए उसमें एक सेगमेंट आता है साइंस एंड टेक, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। तो उसके लिए आज हम स्टार्ट कर रहे हैं इस चीज़ को। उसके लिए जो लेक्चर्स बनाए जा सकते थे वो बना रहे हैं, वो स्टार्ट कर रहे हैं विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, साइंस एवं टेक। ठीक है, साइंस एवं टेक्नोलॉजी। अब पहले तो हम बात कर लेते हैं कि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के अंदर क्या क्या चीज़ें आएंगी। अच्छा, इससे पहले मैं एक बात और बता दूं, ये जो सेक्शन है ये जिस भी एग्जाम में आता है भाई, साइंस एंड टेक का सिलेबस जिसमें भी आता है वो सभी के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यस। अब आगे बात करते हैं अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, मतलब स्पेस टेक्नोलॉजी में क्या क्या हम बात करने वाले हैं। क्योंकि साइंस का मतलब तो, विज्ञान का मतलब तो आप जानते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, और टेक्नोलॉजी जो स्पेस की टेक्नोलॉजी है। ठीक है, उसकी बातें। तो अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, स्पेस टेक्नोलॉजी में हम क्या बात करने वाले हैं। तो देखो, जो जो अवधारणाएं हैं उन सभी का जिक्र करेंगे इसमें। जो अनुप्रयोग हमने स्पेस टेक्नोलॉजी में करे उनका अनुप्रयोग किए हैं या करने वाले हैं या कर रहे हैं, सभी का, तीनों का। मुद्दे, क्या क्या इंपॉर्टेंट मुद्दे हैं, क्या हाईलाइटेड मुद्दे हैं, तो उन सब मुद्दों को भी हम यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं। देखो, अवधारणाओं में क्या क्या, अंतरिक्ष की बात करेंगे, उसके बाद कक्षा तथा उसके प्रकार की बात करेंगे, कृत्रिम उपग्रह की बात करेंगे, उसके बाद प्रक्षेपण वाहन, रॉकेट तथा उसके प्रकार, जैसे जीएसएलवी, पीएसएलवी, जो रॉकेट जा रहे हैं कहाँ पर, स्पेस में जा रहे हैं, चंद्रमा पे जा रहे हैं चीज़ों को लेके। ठीक है, तो उन सब की बात करेंगे, रॉकेट कितने तरह के होते हैं। उसके बाद आता है अनुप्रयोग भारतीय उपग्रह की बात करेंगे, दूर संचार उपग्रह, इनसेट, दूर संवेदी उपग्रह, क्या IRS, इंडियन रिमोट सेंसिंग, है ना। उसके बाद नेविगेशन उपग्रह, नाविक की बात करेंगे। भारतीय मिशन की बात करेंगे, भारतीय मिशन में क्या क्या, मिशन चंद्रयान, मिशन मंगलयान, मिशन आदित्य, मिशन गगनयान, ये सारे भारत के जितने भी मिशन हैं उन सब की चर्चा यहीं करने वाले हैं हम। क्लियर। उससे आगे विश्व के जो मिशन हैं कौन कौन से, ISS, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की बात करेंगे, और GPS, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। ठीक है, इसकी बात करेंगे। अनुप्रयोग ये हो गए। उसके बाद मुद्दे कौन कौन से हैं, देखो, अंतरिक्ष कचरा, क्या, स्पेस डेब्रिश। ठीक है, इसकी बात करेंगे। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक तथा पर्यावरणीय मुद्दे क्या हैं, इससे रिलेटेड उनकी बात हम करेंगे। भारत का अंतरिक्ष कार्यक्रम कौन सा है ना, और संस्थाएं कौन कौन सी हैं। अच्छा, ठीक है। अच्छा, जो ये भारत का अंतरिक्ष कार्यक्रम है या उसकी संस्थाएं हैं, इसकी बात होगी इसमें। और इसके जो जनक हैं वो कौन है, डॉक्टर विक्रम साराभाई, मैंने लिख दिया है। अंतरिक्ष कार्यक्रम के, जो भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक कौन है, विक्रम साराभाई। इन्होंने स्टार्टअप किया था इन चीज़ों का। क्लियर। तो ये सब बातें हम करने वाले हैं इस जो है लेक्चर में। इस लेक्चर में कंप्लीट नहीं होगा, लेकिन इस लेक्चर में जितना भी होगा इसी के अंदर हम बात करेंगे। ठीक है, आगे हम चलते हैं भाई। देखो जरा, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पर, देखो, अंतरिक्ष की। उसके बाद ये करेंगे, ये देन ये, इस क्रम में हम बात करेंगे जो मैंने लिखवाया है आपको। ठीक है, यस। अब पहले, सबसे पहले किसकी बात करनी है, अंतरिक्ष की। ठीक है, अब अंतरिक्ष के बारे में बात कर लेते हैं, स्पेस के बारे में बात कर लेते हैं। तो अंतरिक्ष क्या होता है, देखो भाई, अंतरिक्ष क्या होता है, वैसे तो मैंने इधर लिखा हुआ है लेकिन समझा मैं इधर दूंगा। देखो, अंतरिक्ष क्या होता है, मान लीजिए ये अर्थ है। क्या है ये, अर्थ। अर्थ की क्या शेप है, उसका नाम है जियोइड। अर्थ की शेप का नाम होता है जियोइड। ठीक है, वैसे इसे ओवल शेप, अंडाकार भी बोल देते हैं। ठीक है, उसके अर्थ के चारों तरफ, अर्थ की सरफेस से 100 किलोमीटर ऊपर ऐसे एक लाइन है जिसका नाम होता है कारमेन लाइन। क्या होता है, कारमेन लाइन। ठीक है, मैंने बोला है कि अर्थ के चारों तरफ, अर्थ की सरफेस से 100 किलोमीटर ऊपर, इसी तरह से यहाँ पे 100, यहाँ भी 100, यहाँ भी 100, ऐसे ही 100 एक लाइन होगी जिसका नाम होगा कारमेन लाइन। बहुत क्वेश्चन आता है कारमेन लाइन क्या होती है, तो ये क्लियर हो गया है। तो कारमेन लाइन, अब कारमेन लाइन, ये जो है कारमेन लाइन,
उसके बाहर का जो क्षेत्र होता है, इस कार्बन लाइन से बाहर भी तो स्पेस होगा, है ना, उसे बोलते हैं अंतरिक्ष। क्या बोलते हैं? अंतरिक्ष। ठीक है, मतलब आप बोल सकते हैं कि पृथ्वी के चारों तरफ जो एक कार्बन लाइन होती है जो कि 100 किलोमीटर ऊपर होती है, उसके बाहर का जो क्षेत्र होता है, यहां का जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र को हम क्या बोलते हैं? अंतरिक्ष। क्या बोलते हैं? अंतरिक्ष। क्लियर हो गया। उसके बाद अंतरिक्ष से संबंधित अवधारणाएं। अंतरिक्ष से संबंधित अवधारणाएं क्या है? अच्छा, तो मैंने बताया कार्बन लाइन क्या होती है, ये बता दिया। क्लियर, इसे रब कर देता हूं। अब जो अंतरिक्ष है हमारा, उससे संबंधित कुछ अवधारणाएं भी हैं। तो वो क्या अवधारणाएं हैं? ये बाह्य अंतरिक्ष, भू अंतरिक्ष, इंटरगैलेक्टिक स्पेस, इंटरस्टेलर स्पेस, इंटरप्लेनेटरी स्पेस और डीप स्पेस, जिसे कहते हैं गहन अंतरिक्ष। ठीक है, अब जो वर्ड लिखा है इंटर और इंट्रा, ये दो वर्ड होते हैं। एक वर्ड होता है इंटर, एक होता है इंट्रा। इंटर का मतलब होता है इंटर का मतलब होता है दो विभिन्न चीजों के बीच में, मतलब दो अलग अलग चीजों के बीच में कोई बात हम करेंगे तो वहां पर जो वर्ड यूज करेंगे वहां लिखेंगे इंटर। और इंट्रा होता है एक ही चीज के अंदर, एक ही चीज के अंदर की अगर हम बात करेंगे तो हम बात करेंगे इंट्रा। वहां पर जो शब्द आएगा वो इंट्रा आएगा। मेरी बात समझ पा रहे हैं आप? जैसे मैं अगर बात करूं कि अर्थ और किसी दूसरे ग्रह के बीच का स्पेस या कुछ भी, दो अलग अलग चीजें हो गई ना, उनके बीच की अगर मैं बात करूंगा तो वहां जो शब्द इस्तेमाल करूंगा वहां करूंगा क्या? इंटर। लेकिन अर्थ के अंदर ही डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट पर जो पोजीशन है, इंडिकेशंस मैंने लगा दिए हैं, अगर उनके बीच लेंथ की बात कर लो, मतलब कुछ भी बात कर लें एक ही चीज के अंदर, तो वहां पर जो शब्द का इस्तेमाल होगा वो होगा इंट्रा। ठीक है, इंटर और इंट्रा क्लियर हो गया। उसके बाद हाँ, मैं आपको एक बात बता देता हूं। जैसे ये अवधारणाएं हैं, अवधारणाओं से पहले एक बात और भी बता देता हूं। देखो क्या मैंने बताया कि जो कार्बन लाइन होती है, कार्बन लाइन होती है भाई, ये मान लो अर्थ है, इसके चारों तरफ की 100 किलोमीटर रेडियस की जो लेंथ होती है, लाइन होती है, उसे कार्बन लाइन कहते हैं। और कार्बन लाइन के जो बाहर का स्पेस है उसे क्या कहेंगे? अंतरिक्ष कहेंगे। एक चीज और भी है, 100 किलोमीटर का जो स्पेस होता है, मतलब कार्बन लाइन के अंदर का जो स्पेस होता है, क्षेत्र होता है, एरिया होता है, उस पर किसी राष्ट्र का अधिकार होता है। जैसे हमारे 100 किलोमीटर ऊपर, यहां जो 100 किलोमीटर ऊपर तक का जो अंतरिक्ष होगा वो हमारा अंतरिक्ष होगा, हम ये कह सकते हैं। किसी राष्ट्र का अधिकार होता है। लेकिन उसके बाद का अंतरिक्ष 100 किलोमीटर से ऊपर, कार्बन लाइन से ऊपर का जो अंतरिक्ष होता है, ठीक है, उस पर सबका सम्मिलित रूप से अधिकार होता है, किसी एक पर्टिकुलर का नहीं होता। क्लियर? तो राष्ट्र का अधिकार कहां तक होता है? कार्बन लाइन तक। क्लियर हो गया? तो ये बात भी मैंने क्लियर कर दी। उसके बाद अंतरिक्ष से सब ये क्लियर हो गया है। हाँ, ये लिख भी लिया होगी आपने। अगर ये नहीं लिख पाए थे तो वीडियो बैक करके आप तब लिख लेंगे इस बात को। उसके बाद अंतरिक्ष से संबंधित अवधारणा है। देखो क्या, सबसे पहले वाह्य अंतरिक्ष, सबसे पहले वाह्य अंतरिक्ष। वाह्य अंतरिक्ष क्या होता है तो मैंने आपको बताया है, लेकिन आपको ये नहीं बताया कि उसे वाह्य अंतरिक्ष भी कहते हैं। कार्बन लाइन सुनिए अभी आपने, तो मैंने बताया उसमें क्या, अर्थ के चारों तरफ, अर्थ है अर्थ, उसके चारों तरफ 100 किलोमीटर की लेंथ में एक लाइन जो है उसे कार्बन लाइन कहते हैं। उसके बाहर जो स्पेस होता है उसे क्या कहते हैं? अंतरिक्ष कहते हैं। उस अंतरिक्ष को दूसरे नाम से भी जाना जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं? वाह्य अंतरिक्ष। क्लियर? मतलब अंतरिक्ष और वाह्य अंतरिक्ष एक ही बात है। अंतरिक्ष और वाह्य अंतरिक्ष क्या है? एक ही बात है। आगे हम बात कर लेते हैं, भू अंतरिक्ष। किसकी बात कर लेते हैं? भू अंतरिक्ष। देखो, भू अंतरिक्ष की बात कर रहे हैं हम। भू अंतरिक्ष, अच्छा, भू अंतरिक्ष क्या होता है? देखो, जो हमारी अर्थ है तो उसका एक गुरुत्वाकर्षण बल लगाती है वो सभी चीजों पे। तो जो अर्थ है, क्या है? अर्थ, उसका जो गुरुत्वाकर्षण बल लगता है, गुरुत्वाकर्षण जो बल लगता है, उस गुरुत्वाकर्षण बल का एक एरिया होता है कि यहां तक गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा। क्या सर ये कार्बन लाइन है? नहीं, कार्बन लाइन तक तो बता दिया मैंने आपको। तो जो गुरुत्वाकर्षण लगता है, गुरुत्वाकर्षण बल लगाती है सभी चीजों पर, तो गुरुत्वाकर्षण जहां तक लगता है उसकी एक सीमा होती है। उसकी क्या होती है? सीमा होती है। तो उसके अधीन, गुरुत्वाकर्षण के अधीन, उस सीमा के अंदर जितने भी क्या आते हैं? कण आते हैं, ऑब्जेक्ट आते हैं, ग्रह आते हैं, उपग्रह आ रहे हैं, वो सभी क्या है?
वो है भू अंतरिक्ष के अंदर। किसके अंदर है? भू अंतरिक्ष के अंदर की बात है वो। क्लियर? तो इसमें अगर आप लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं अंतरिक्ष का वह भाग जहां पर कोई पिंड, अंतरिक्ष का वह भाग जहां पर कोई पिंड पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के अधीन रहता है। ठीक है, अर्थात पृथ्वी की परिक्रमा करता है। ठीक है, पृथ्वी की परिक्रमा करता है, उसे क्या कहते हैं? भू अंतरिक्ष कहते हैं। क्लियर? अच्छा, एक बात मुझे और बतानी थी आपको। यहां पर भू अंतरिक्ष तक आपने लिख लिया, वायु अंतरिक्ष भी लिख लिया है। देखो एक चीज और भी आ जाती है यहां पे। एक शब्द है जिसका नाम है पदार्थ। कई बार पूछ लिया जाता है कि पदार्थ क्या है। देखो पदार्थ किससे मिलकर बना है वो मैं बता देता हूं। पदार्थ मिलकर बना है कण से, और कण किससे मिलकर बना है? अणु से, और अणु किससे मिलकर बना है? परमाणु से। ठीक है, अब ये सब मतलब परमाणु के कॉम्बिनेशन से अणु बन गया, अणु से कण बन गया, और कण से बन गया पदार्थ। ठीक है, अब बात आती है परमाणु क्या है। देखो परमाणु एक ऐसी स्थिति है, एक ऐसा पदार्थ की ऐसी स्थिति है जिसमें यह स्वतंत्र रूप में नहीं रह सकता। इसमें जो पदार्थ है, परमाणु जो स्थिति है, उसमें क्या है? जो पदार्थ है वो स्वतंत्र रूप में नहीं रह सकता, लेकिन वो पार्टिसिपेट करता है रिएक्शंस में। ठीक है, इसमें क्या है? इसमें क्या है कि वो स्वतंत्र रूप में रह सकता है। क्लियर? इसमें क्या है कि स्वतंत्र रूप में रहने के साथ साथ उसे हम टच भी कर सकते हैं, और ये तो है ही सबसे बड़ी बात। ठीक है, तो इसमें क्या क्या लिखेंगे? तो परमाणु में क्या लिखेंगे? देखो जरा, परमाणु में लिखेंगे पदार्थ का सबसे छोटा भाग, पदार्थ का सबसे छोटा भाग जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता। पदार्थ का सबसे छोटा भाग जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता, जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता परंतु रासायनिक क्रियाओं में भाग लेता है। रासायनिक क्रियाओं में भाग लेता है। स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता, लेकिन रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेता है। ठीक है, परमाणु की ये बात हो गई। अणु के बारे में क्या लिखेंगे? लिख लीजिए पदार्थ का सबसे छोटा भाग जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है। देखो इसमें क्या है कि ये रासायनिक अभिक्रियाओं में तो भाग ले सकता है। कौन? परमाणु। इतना छोटा होता है कि रासायनिक अभिक्रियाओं में तो भाग ले सकता है, इसे एटम भी कहते हैं। लेकिन क्या है, ये स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता। ऐसा नहीं रह सकता कि अकेला मिल जाए कि भाई परमाणु देखो ये रहा परमाणु, ऐसा नहीं होता। तो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकती। इसमें क्या है कि रासायनिक अभिक्रियाओं में तो ये तो भाग लेता ही लेता है, ये भी लेता है, ये भी लेता है, सब लेते हैं। तो रासायनिक अभिक्रियाओं में तो भाग ये लेता ही है, उसके साथ साथ ये स्वतंत्र अवस्था में भी रह सकता है। स्वतंत्र अवस्था में ये क्या हो सकता है? रह सकता है। किसकी बात कर रहा हूं? अणु की। ठीक है, अगर हम परमाणु की बात करें तो ये भी रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग ले सकता है और स्वतंत्र अवस्था में भी रह सकता है। साथ ही साथ क्या है कि इसे आंखों से देखा जा सकता है। दो चीज हो गई इसमें, क्या क्या? स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है और रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, और आंखों से दिखाई देता है। आंखों से दिखाई देता है। क्लियर हो गया? आंखों से दिखाई देता है। ठीक है, अब बात आती है पदार्थ क्या होता है। तो पदार्थ में लिखेंगे जिसे छुआ जा सके, मतलब टच किया जा सके या महसूस किया जा सके। जिसे छुआ जा सके या महसूस किया जा सके, तथा अवस्था परिवर्तन का
विरोध करता है तथा अवस्था परिवर्तन का विरोध करता है। ये किसकी बात हो गई? पदार्थ की बात हो गई। क्लियर है जी? देखो आगे हम बात अगर करें तो देखो अच्छा, पदार्थ बना है। पदार्थ क्या हुआ है? बना है। कब बना है? जब अर्थ की उत्पत्ति हुई है। जब अर्थ की उत्पत्ति हुई है। अब अर्थ की उत्पत्ति कब हुई है? अर्थ की ना कह, हाँ अर्थ भी कह सकते हैं, ब्रह्मांड की उत्पत्ति ज्यादा शब्द सही है। पदार्थ कब बना है? पदार्थ का फॉर्मेशन कब हुआ है? जब ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है। जब ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है। कब हुई है? 13.5 अरब वर्ष पूर्व। अरब वर्ष पूर्व तब पदार्थ बना है। ठीक है। अच्छा एक चीज और आगे सुनिए ध्यान से। जैसे कोई भी परमाणु होता है तो उसमें अगर मैं बात करूं, एक होता है नाभिक। नाभिक में दो चीजें होती है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और उस नाभिक के चारों तरफ होती है कक्षाएं, और कक्षाओं में एक चीज होती है जिसका नाम होता है इलेक्ट्रॉन। ठीक है। फिर से सुनिए, जो नाभिक है मतलब उसका मैं कह रहा हूं आपसे, परमाणु जो है, परमाणु की स्ट्रक्चर है, ये परमाणु का जो संरचना है, तो उसमें कहा उसमें एक चीज होती है नाभिक। नाभिक ये होता है नाभिक। ठीक है। तो नाभिक में दो चीजें होती हैं, P4 यहाँ पे प्रोटॉन लिखा है मैंने, और N4 न्यूट्रॉन। ये दोनों चीजें किसी भी परमाणु के नाभिक में प्रेजेंट होती हैं। और उसके चारों तरफ जो होता है उसे बोलते हैं कक्षा है। ये परमाणु की क्या है? कक्षा। उस कक्षा में क्या प्रेजेंट होता है? उसमें प्रेजेंट होता है इलेक्ट्रॉन। क्या प्रेजेंट होता है? इलेक्ट्रॉन। ठीक है। अच्छा ये क्या मैंने बताए हैं आपको? ये जो बताए हैं प्रोटॉन न्यूट्रॉन, ये है ऊर्जा कण। ये क्या है? ऊर्जा कण। क्या है ये? ऊर्जा कण है ये। क्लियर? या फिर इन्हें सूक्ष्म कण भी कहा जाता है। क्या कहा जा रहा है? सूक्ष्म कण। ऊर्जा कण है ये। क्या कहा जा रहा है इन्हें? सूक्ष्म कण। या आप इन्हें ऐसा भी, इन्हें दोनों को एक साथ कहना चाहो, मतलब एक ये दोनों हैं तो एक ही, मैं आपको ये कह रहा हूं ऊर्जा कण या सूक्ष्म कण। तो ये क्या है? ऊर्जा का भाग। ऊर्जा का भाग। ठीक है। ऊर्जा का भाग है। अब एक बात और है, सुनिए जरा ध्यान से। ऊर्जा हमेशा परिवर्तनशील होती है। ऊर्जा हमेशा परिवर्तनशील होती है। ऊर्जा हमेशा परिवर्तनशील होती है। परिवर्तनशील होती है। ऊर्जा हमेशा परिवर्तनशील होती है। क्लियर? उसके बाद पदार्थ। देखो उसके बाद मैं लिख रहा हूं यहां पर पदार्थ, और एक शब्द यहां पे लिख रहा हूं ऊर्जा। ठीक है। जो पदार्थ है वो क्या होता है? पदार्थ स्थिर होता है। क्या होता है? स्थिर। तो इसे कह सकते हैं कि जड़त्व के सिद्धांत को फॉलो करता है या स्थिरता के सिद्धांत को फॉलो करता है। ऊर्जा क्या है? गति, मतलब गति के सिद्धांत को फॉलो करती है, गति की है। ठीक है। ऊर्जा में क्या शब्द? ऊर्जा का मतलब होता है मोशन, गति, मतलब फ्लो करना, मूव करना, चेंज करना। लेकिन जो पदार्थ है वो जड़त्व है, वो स्थिर होता है। क्लियर? तो ये बात। अच्छा अब आप कह रहे होंगे सर ये क्या है? भाई आप इन्हें बहुत ध्यान से सुनिएगा, उसके बाद जब आप क्वेश्चन करने बैठेंगे या कभी किसी एग्जाम में आप जाएंगे तो आपको पता चलेगा मैं क्या बता रहा था। ये सभी क्वेश्चंस हैं, ये सभी क्वेश्चंस हैं। क्लियर? ठीक है। अगर हम बात आगे करें, बात आगे क्या करेंगे? देखो पदार्थ की अगर अवस्थाओं की भी बात कर लूं मैं, पदार्थ की अगर अवस्थाओं की बात कर लूं तो आप हेडिंग बनाएंगे क्या? पदार्थ की अवस्थाएं। पदार्थ की अवस्थाएं। पदार्थ की अवस्थाएं तो कौन कौन सी होती हैं? ठोस। अब ठोस अवस्था क्या होती है? ठोस अवस्था पदार्थ की कौन सी होती है? जिसमें पदार्थ का आकार तथा आयतन, पदार्थ का आकार तथा आयतन दोनों निश्चित होते हैं। दोनों निश्चित होते हैं। ठीक है।
पदार्थ का आकार तथा आयतन दोनों निश्चित होते हैं, ऐसी अवस्था को कहा जाता है ठोस अवस्था। या आप ये कह सकते हैं कि पदार्थ की ठोस अवस्था में क्या होता है, आकार तथा आयतन दोनों निश्चित होते हैं। दूसरी की मैं बात करूं तो वो कौन सी अवस्था है, द्रव अवस्था। तो द्रव अवस्था में क्या होता है, द्रव अवस्था में ये होता है कि आकार जो है वो क्या होता है, अनिश्चित, लेकिन जो आयतन है वो निश्चित होता है। पदार्थ की जो दूसरी अवस्था है उसमें आकार तो निश्चित होता है, लेकिन जो आयतन है वो क्या होता है, निश्चित होता है। और पदार्थ की तीसरी अवस्था होती है गैस। कौन सी होती है, गैस। तो इसमें क्या होता है, इसमें आकार तथा आयतन दोनों अनिश्चित, दोनों अनिश्चित। क्लियर, आकार तथा आयतन दोनों अनिश्चित होते हैं। इसमें मैंने बताया ठोस में कि आकार और आयतन दोनों निश्चित होते हैं, देख रहे हो आप। इसमें क्या बताया मैंने कि आकार तो अनिश्चित होता है लेकिन आयतन निश्चित होता है। इसमें बताया कि आकार तथा आयतन दोनों अनिश्चित होते हैं। गैस में ये बता दिया कि सर क्या क्वेश्चन हो सकता है कि सर क्या पदार्थ की तीन ही अवस्थाएं होती है, नहीं, और भी होती हैं। क्या क्या होती है, चौथी अवस्था का नाम है प्लाज्मा अवस्था। प्लाज्मा अवस्था ये पदार्थ की चौथी अवस्था है, फोर्थ है। ठीक है, अगर मैं प्लाज्मा अवस्था की बात करूं तो आप इसे यूं भी कह सकते हैं कि ये अवस्था नहीं बल्कि ऊर्जा है ना। पदार्थ की जो चौथी अवस्था है उसे हम कह सकते हैं क्या, कि यह एक ऊर्जा है। क्या है, यह एक ऊर्जा है। अगर प्लाज्मा अवस्था में आप लिखना चाह रहे हैं तो लिखिएगा, जरा यहां पे लिखिएगा प्लाज्मा अवस्था के बारे में। यह पदार्थ की चौथी अवस्था है। प्लाज्मा अवस्था में यह पदार्थ की चौथी अवस्था है जिसे बहुत अधिक तापमान, जिसे बहुत अधिक तापमान या ऊर्जा के कारण, या ऊर्जा के कारण कैद नहीं किया जा सकता, कैद नहीं किया जा सकता। लिख लिया इसमें प्लाज्मा अवस्था में, ठीक है, कि चौथी अवस्था है। और चौथी अवस्था के साथ ही क्या लिखा है कि यह बहुत अधिक तापमान या ऊर्जा के कारण इसे कैद नहीं किया जा सकता। तो अब आप पूछेंगे कि सर चार ही अवस्थाएं हैं, नहीं, और भी अवस्थाएं हैं, और भी अवस्थाएं हैं। कौन कौन सी अवस्थाएं हैं, और देखो जरा। एक का नाम है बोस आइंस्टीन। क्या नाम है, बोस आइंस्टीन अवस्था। ठीक है, क्या सर और भी है, हाँ जी और भी है। क्या नाम है उसका, उसका नाम है फर्मियन कंडेंसेशन अवस्था। फर्मियन कंडेंसेशन अवस्था। सर और भी है, नहीं, 6 ही होती है बस। तो सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा, बॉस आइंस्टीन अवस्था और फर्मियन कंडेंसेशन अवस्था। क्लियर, ये 6 अवस्था की बात मैंने आपको बता दी। क्लियर। अच्छा, जो प्लाज्मा अवस्था है उसके बारे में कुछ एक्स्ट्रा जानकारी भी होनी चाहिए। देखो कि जो प्लाज्मा अवस्था है, प्लाज्मा अवस्था में क्या होता है कि ये जो है ना प्लाज्मा अवस्था, इसमें क्या होता है, देखो ये इसके मैंने बताया कि इसके अंदर बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है, ऊर्जा होती है। तो इसके अंदर बहुत ज़्यादा ऊर्जा के कारण क्या होता है कि इस मतलब प्लाज्मा अवस्था में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो क्या हैं, इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो इसमें से निकल के चले जाते हैं। अत्यधिक ऊर्जा के कारण इस अवस्था में, प्लाज्मा अवस्था में से जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो निकल के चले जाते हैं। तो क्या बच जाते हैं, केवल प्रोटॉन बच जाते हैं। क्या बच जाते हैं, प्रोटॉन। और प्रोटॉन पे कैसे चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। तो जब प्रोटॉन बच जाते हैं, पॉजिटिव चार्ज वाले जो प्रोटॉन बच जाते हैं, पॉजिटिव चार्ज बच जाता है। जब पॉजिटिव चार्ज है और दूसरा पॉजिटिव चार्ज आएगा तो दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे, प्रतिकर्षित कर देंगे। क्या कर देंगे, रिपेल कर देंगे, प्रतिकर्षित कर देंगे। और इसी प्रतिकर्षण के कारण, भाई जब इलेक्ट्रॉन तो इसमें से निकल गए, तो अब जो प्रोटॉन है, जो पॉजिटिव चार्ज है, वो
एक चार्ज यहाँ पर है, एक चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज एलिमेंट्स हैं या पॉजिटिव चार्ज हैं, ये एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। अब जब इसे प्रतिकर्षित करते हैं तो ये क्या हो जाती है, ये दूर दूर फैल जाते हैं, प्लाज्मा अवस्था फैलती चली जाती है। तो यही कारण है कि प्लाज्मा को कैद करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये क्या होती रहती है, ये हमेशा फैलती रहती है। क्लियर? अगर इस बात को आप लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं, जो मैंने अभी बताया आपको। तो क्या लिखेंगे इसमें, लिखेंगे क्योंकि अत्यधिक ऊर्जा के कारण परमाणु से इलेक्ट्रॉन स्वतंत्र होने लगते हैं और धनावेशित नाभिक शेष बचते हैं। समान आवेश वाले नाभिक, आगे लिखेंगे, समान आवेश वाले नाभिक एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। इसी कारण से प्लाज्मा हमेशा फैलता रहता है तथा इसे कैद नहीं किया जा सकता। क्लियर हुआ? उसके बाद जो मैंने आपको बताया था कि बाह्य अंतरिक्ष, तो इसमें लिखेंगे, एक नेक्स्ट लाइन से लिख लेंगे, जो मैंने अभी तक बोला है वहां तक ठीक है। उसके बाद लिखेंगे बाह्य अंतरिक्ष में हाइड्रोजन तथा हीलियम जैसे पदार्थ प्लाज्मा अवस्था में ही पाए जाते हैं। इसी कारण ब्रह्मांड मतलब यूनिवर्स हमेशा फैल रहा है। क्लियर हो गया? तो प्लाज्मा के कारण यूनिवर्स फैल रहा है। तो बाह्य अंतरिक्ष में क्या पाए जाते हैं, हाइड्रोजन और हीलियम पाए जाते हैं। कौन सी स्टेज में पाए जाते हैं? अच्छा, ये सारे क्वेश्चन जो मैं देखो बता रहा हूं, बाह्य अंतरिक्ष में क्या क्या चीजें पाई जाती हैं। तो हाइड्रोजन और हीलियम किस अवस्था में पाए जाते हैं, दूसरा क्वेश्चन, तो प्लाज्मा अवस्था में पाया जाता है। ठीक है? और प्लाज्मा अवस्था ये भी कहा जा सकता है कि बाह्य जो अंतरिक्ष है ना, या ये कहा जा सकता है बाह्य अंतरिक्ष ना कह के ब्रह्मांड हमेशा फैल रहा है। उसके पीछे क्या कारण हो सकता है कि बाह्य अंतरिक्ष में हाइड्रोजन और हीलियम का प्लाज्मा अवस्था में पाया जाना। क्लियर? तो ये भी उसका एक कारण हो सकता है। ठीक है, आगे चलते हैं भाई। देखो, अब जो हमारा भारत है, किसी भी देश से, मैं आपको बता दूं जानकारी के लिए, किसी भी देश से अभी तक प्लाज्मा को कैद करने का कोई तरीका नहीं बनाया गया किसी के द्वारा भी। लेकिन भारत ने एक तरीके को खोज लिया है, जिसका नाम क्या है, आदित्य टोकामेक। क्या नाम है? आदित्य टोकामेक। क्या नाम बताया मैंने? आदित्य टोकामेक। आदित्य टोकामेक एक विधि बनाई है। किसने? भारत ने बनाई है। आदित्य टोकामेक विधि में क्या किया जाता है, प्लाज्मा को कैद करने का तरीका है। ये प्लाज्मा को कैद करने का तरीका है। क्लियर? अच्छा जी, उसके बाद आगे चलते हैं। मैंने बताया अंतरिक्ष से संबंधित अवधारणाएं। वायु अंतरिक्ष की बात मैंने कर ली आपसे, है ना। कार्बन लाइन से बाहर की जो बात होती है उसे वायु अंतरिक्ष अंतरिक्ष कहते हैं। तो ये बात क्लियर हो गई है, वायु अंतरिक्ष। उसके बाद करते हैं भू अंतरिक्ष की बात।
तो मैंने ये भी आपको बता दिया है कि जो अर्थ होती है उसके चारों तरफ उसका एक गुरुत्वाकर्षण फोर्स होता है, ठीक है। गुरुत्वाकर्षण बल के अंदर गुरुत्वाकर्षण फोर्स की एक बाउंड्री होती है, एक सीमा होती है। तो जहाँ तक गुरुत्वाकर्षण लगता है उसके अधीन जितनी भी चीज़ें आती हैं, है ना, वो या उसके अधीन जितने भी एरिया आता है उसे क्या कहते हैं? ये क्या है? भू अंतरिक्ष है। क्या है ये? भू अंतरिक्ष। मेरे हिसाब से मैंने लिखवा भी दिया था भू अंतरिक्ष के बारे में आपको। नहीं लिखवाया था, हो सकता है ना लिखवाया हो, तो आप लिख सकते हैं अंतरिक्ष का वह भाग, भू अंतरिक्ष में लिखना है ये तो मैंने अभी रब किया है, भू अंतरिक्ष, भू अंतरिक्ष में लिखना है ऐसा। अंतरिक्ष का वह भाग, अंतरिक्ष का वह भाग जहां पर कोई पिंड पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के अधीन रहता है, गुरुत्वाकर्षण के अधीन रहता है, अर्थात पृथ्वी की परिक्रमा करता है। पृथ्वी की क्या करता है? परिक्रमा करता है। उसे क्या कहते हैं? भू अंतरिक्ष कहते हैं। क्लियर? मुझे लग रहा है शायद ये मैंने पहले लिखवा दिया, ठीक है। अगर लिखा दिया तो ठीक है, आगे चलते हैं। इंटर गैलेक्टिक स्पेस, इंटर गैलेक्टिक स्पेस, ये वाली बात, इंटर गैलेक्टिक स्पेस। इंटर का मतलब मैंने आपको बताया था पहले, अभी कुछ देर पहले। अब बात कर रहे हैं इंटर गैलेक्टिक स्पेस। इंटर गैलेक्टिक स्पेस किसे कहते हैं? सुनिएगा जरा। दो आकाश गंगाओं के बीच के स्थान को इंटर गैलेक्टिक स्पेस कहते हैं। लिख लीजिए ये बात, दो आकाश गंगाओं के बीच के स्थान को क्या कहते हैं? इंटर गैलेक्टिक स्पेस। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर आकाश गंगा क्या होती है, वो बता दीजिए। देखो, अगर एक एक वर्ड को मैं बताने लगूंगा तो सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा। जब आकाश गंगा आएगा तो, क्योंकि ज्योग्राफी जब पढ़ाऊंगा तो आकाश गंगाओं को केवल बताऊंगा ही नहीं, कितनी आकाश गंगाएं होती हैं, है ना, और हमारे पास की कौन सी आकाश गंगा है, हमसे दोनों तरफ कौन सी आकाश गंगाएं हैं, क्या होता है आकाश गंगा, सब कुछ बताऊंगा तब। क्लियर? अभी आप समझ लीजिए, दो आकाश गंगाओं के बीच के स्पेस को क्या कहते हैं? इंटर गैलेक्टिक स्पेस। क्लियर? यहाँ की बात क्लियर हो गई। उसके बाद करते हैं इंटर स्टेलर स्पेस। दो तारों, क्या बात कर रहा हूं? इंटर स्टेलर स्पेस, इंटर स्टेलर स्पेस। दो तारों के बीच के अंतरिक्ष को, जो तारों के बीच के अंतरिक्ष को, दो तारों के बीच के भाग को कहना सही नहीं होगा यहाँ पे। दो तारों के बीच के अंतरिक्ष को क्या कहते हैं? क्योंकि हम पढ़ ही रहे हैं अंतरिक्ष, तो दो तारों के बीच के अंतरिक्ष को क्या कहते हैं? इंटरस्टेलर स्पेस। क्लियर? अगर मैंने पीछे वाले में बोला था दो आकाश गंगाओं के बीच के स्थान, बीच का स्थान भी सही है वैसे, लेकिन अगर इससे भी बिल्कुल करेक्ट वर्ड लिखना है तो वहां भी आप क्या लिखेंगे? दो आकाश गंगाओं के बीच के अंतरिक्ष को क्या कहते हैं? इंटर गैलेक्टिक स्पेस। क्लियर? और दो तारों के बीच के अंतरिक्ष को क्या कहते हैं? इंटरस्टेलर स्पेस। क्लियर? उसके बाद आगे चलते हैं, इंटरप्लेनेटरी स्पेस। तो प्लेनेट से वर्ड बना है प्लेनेटरी, समझ गए होंगे बहुत सारे बच्चे। इंटरप्लेनेटरी का मतलब, इंटरप्लेनेटरी का मतलब होता है दो ग्रहों के, प्लेनेटरी स्पेस, दो ग्रहों के बीच के अंतरिक्ष को, दो ग्रहों के बीच के अंतरिक्ष को, दो ग्रहों के बीच के अंतरिक्ष को क्या कहते हैं? इंटरप्लेनेटरी स्पेस। क्लियर? क्लियर? अब आगे बात आती है डीप स्पेस, मतलब गहन अंतरिक्ष। ये क्या होता है? गहन अंतरिक्ष क्या होता है? देखो जरा, इसे हम क्या कहते हैं? सौर परिवार के बाहर, सौर परिवार है हमारा, हाँ, सूरज और उसके चारों तरफ के ग्रह, उसे सौर परिवार कहते हैं। सौर परिवार, और ज्योग्राफी में अच्छे से बताया जाएगा, सौर परिवार के बाहर के
अंतरिक्ष को क्या कहते हैं? डीप स्पेस या गहन अंतरिक्ष कहते हैं। क्लियर? क्लियर हो गया? तो ये डीप स्पेस या गहन अंतरिक्ष की बात भी क्लियर हो गई, कंप्लीट हो गई। ठीक है। अच्छा, एक बात और बता देता हूं, उसके बाद लेक्चर कंप्लीट करते हैं, फाइंड अप करते हैं इसे। यस, एक बात है, गोल्डीलॉक जोन, बड़ी इंपॉर्टेंट टर्म है, गोल्डीलॉक जोन। गोल्डीलॉक जोन है ना, गोल्डीलॉक जोन, वैसे ऐसे लगाना चाहिए चंद्रबिंदु। गोल्डीलॉक जोन, ठीक है। गोल्डीलॉक जोन क्या है? देखो, गोल्डीलॉक जोन सही बताऊं तो ऐसी जगह है जहां पृथ्वी के जैसी स्थितियां पाई जाती हैं। पृथ्वी के जैसी स्थितियां पाई जाती हैं, ऐसा मिल सकता है लिखा हुआ, या ऐसा मिल सकता है ऐसी जगह जहां पर जीवन के पाए जाने की संभावना होती है, तो उसे क्या कहते हैं? गोल्डीलॉक जोन। क्या कहते हैं? गोल्डीलॉक जोन। इसमें लिखेंगे अंतरिक्ष में, गोल्डीलॉक जोन में लिखेंगे अंतरिक्ष में वह स्थान, क्या बोल रहा हूं? अंतरिक्ष में वह स्थान जहां जीवन की संभावनाएं हैं या पृथ्वी जैसी दशाएं हैं। ठीक है, उसे क्या कहा जाता है? गोल्डीलॉक जोन। क्लियर हो गया? समझ में आया? पक्की बात है जी। तो ये कंप्लीट हो गया है यहाँ तक का सेक्शन। इसके बाद नेक्स्ट टर्न पे करेंगे। तो कैसा लगा साइंस एंड टेक का कंटेंट या मेरे पढ़ाने का स्टाइल? कुछ इसमें इम्प्रूवमेंट करना है अगर आपके हिसाब से तो ज़रूर बताइएगा। प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको लग कैसा रहा है पढ़ के। क्लियर? थैंक यू सो मच।